आशुतोष, पहले आप, ये जो सुरेंद्र राजपूत ने मुद्दा उठाया और हमने भी सोशल मीडिया पर देखा, बाकायदा वीडियो वायरल हो रहे हैं। मीडिया, हमारे जो साथी हैं, रिपोर्टर हैं, जो एक मोबाइल फोन से संसद के अंदर शूट करने को मजबूर हो गए क्योंकि कैमरे बैन कर दिए गए। ये कदम क्यों उठाए जा रहे हैं? और आपको तो खुद एक्सपीरियंस है आशुतोष, पार्लियामेंट कवर करने का इतने बरसों बरस का। अब मोबाइल से भी शूट नहीं कर सकते, ऐसा क्यों? इसका जवाब तो सरकार ही दे सकती है, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन एक पत्रकार होने के नाते मैं जरूर कहता हूं कि आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में जब हर खबर वायरल हो जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बात का डर होगा कि कहीं ऐसी छोटी खबरें वायरल होंगी और सरकार को नुकसान हो सकता है। अन्यथा तो मुझे कोई बात समझ में नहीं आती कि ऐसा क्यों किया जाएगा और किस लिए किया जाएगा। दूसरी बात एक और है कि आप देख रहे हैं पिछले 10 सालों के बाद से मीडिया पर किस तरीके से अंकुश लगा हुआ है और मीडिया पर किस तरीके से कंट्रोल पूरी तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। ये तो दुनिया इस बारे में जानती, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक और ब्लंडर मैं इसको कहूंगा, और इस तरीके के ब्लंडर से सरकार का ही नुकसान होता है, कभी इससे सरकार को फायदा नहीं होता। जो लोग इस तरीके की काम कर रहे हैं वो वाकई में सरकार के सबसे बड़े दुश्मन है, बीजेपी को के वाकई में बड़े दुश्मन है और गलत सलाहें वो दे रहे हैं। देखिए, आज का जो जमाना है वो 1975 का या 1980-90 का जमाना नहीं है, जब से 2 या 3 अखबार निकलते थे या दूरदर्शन हुआ करता था। आज मीडिया पूरी तरीके से स्वतंत्र इस लिहाज से है क्योंकि उसका होराइजन बहुत बढ़ गया है। जिस तरीके से सोशल मीडिया खबरें आ गई, जिस तरीके हर आदमी के पास फोन है, तो आप खबर छुपा ही नहीं सकते, आप खबर को दबा ही नहीं सकते। इसलिए क्यों इस तरीके से हरकतें की जा रही मुझे समझ में नहीं आता। मुझे तो वाकई में कभी कभी बहुत दया आती है कि वो कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करना चाहते हैं, इस तरीके से फैसले करवाते। क्या मीडिया पर कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा के चुनाव में बहुमत मिला? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम के बावजूद भी इंडिया गठबंधन से आगे निकल पाया? क्या भाई, उत्तर प्रदेश के अंदर तो अयोध्या भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर तो काशी भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर तो मथुरा भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर तो आपके योगी आदित्यनाथ भी हैं और उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी भी हैं। तो इन 5 बड़े कारणों के बाद भी अगर भारतीय जनता पार्टी वहां हार रही है तो उसकी स्वतंत्र तरीके से उसका चिंतन होना चाहिए, न कि मीडिया पे आप कब्जा कर। दुनिया में आज तक कोई मीडिया पे कब्जा करके, मीडिया पे कंट्रोल करके लंबे समय तक नहीं चुनाव जीत पाया है, ना लंबे समय तक वो राजनीति कर पाया है। हाँ, इसका नुकसान ये होता है कि इतिहास में एक बहुत खराब तरीके से उनका आकलन होता है और होगा आकलन, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके, मलूक नागर और राकेश त्रिपाठी दोनों जवाब देना चाह रहे हैं। मलूक नागर पहले आप जल्दी से। देखिए, एक तो बहुत ही अच्छी बात हुई है कि जो आज पत्रकारों के बारे में बात हुई या जो संसद में राहुल जी बोले और जो आज चैनलों पे बात हो रही है कि 10 साल तक लोग थक गए, कान पक गए, कुछ भी बात हो गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, सारे टेलीविजनों का बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार। तो आज कम से कम ये तो कह रहे हैं कि स्वतंत्र पत्रकारिता हो रही है। ये बहुत अच्छी बात हुई है। राकेश त्रिपाठी बोलिए जल्दी से। देखिए, मुझे तो बड़ा विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। आशुतोष जी एक तरफ कह रहे हैं कि मीडिया को कंट्रोल किया नहीं जा सकता, दूसरी तरफ कह रहे हैं कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। जब किया ही नहीं जा सकता तो प्रयास क्यों करेंगे? और मैं तो आपके इस पैनल में देख रहा हूं 3 ऐसी आवाजें हैं जो सरकार से सवाल पूछने वाली हैं और 2 आवाजें हैं जो सरकार को जवाब देने वाली हैं, और हम आपको निष्पक्ष एंकर माने ले रहे हैं, वरना तो सवाल 4 लोग पूछने वाले हैं। ऐसे में उसके बाद भी आरोप लगाया जाता है कि मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। मैं तो मानक जी देख रहा हूं आप पर कभी नियंत्रण स्थापित करने का किसी ने कोई प्रयास नहीं किया है। खूब मुखर होकर के सवाल पूछते हैं, खूब कठिन सवाल पूछते हैं। और आशुतोष जी तो पार्टी छोड़ ज्वाइन करके उसके बाद वापस फिर पत्रकार हो गए, किसी ने रोक नहीं लगाई। आप वरिष्ठ पत्रकार अभी भी इनको मान रहे हैं, कैसे कंट्रोल? आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए आशुतोष। आ रहा हूं सुनील उसके बाद। मानक जी, आप जैसे पत्रकार कुछ कम बचे हैं जो आज भी सरकार से सवाल करते हैं। अन्यथा टीवी चैनल्स पे रोज सुबह से शाम तक क्या डिबेट होती है और वहां किस तरीके से सरकार के पक्ष में गुणगान किया जाता है, ये मानक जी मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव है, इसलिए इस पर मैं ज्यादा ना बोलूं तो बेहतर। हाँ, राहुल पे आइए। राकेश त्रिपाठी मंद मंद मुस्कुराते हैं और राकेश त्रिपाठी भी इस बात को जानते हैं कि कैसे किसी भी चैनल के डिबेट के सब्जेक्ट को आखिरी मिनट तक बदलवाया जाता है और यहां तक कि गेस्ट भी बदलवाया जाता है। और ये बात डंके की चोट पर दिल्ली में भी कही जाती है, ये बात डंके की चोट पर लखनऊ में भी कही जाती है, और राकेश त्रिपाठी जी की मुस्कुराहट बता रही है कि मैं सही बात कह रहा हूं। अच्छा, राहुल पे आइए। मैं राहुल गांधी के भाषण पर भी आपका सब्जेक्ट भी नहीं जानता। आशुतोष जी अपने साथियों के बारे में क्या कह रहे हैं?
नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। हमारे बहुत सारे साथी आज बिक गए हैं। ये सुनना चाहते हो तो मैं बोल देता हूं इसको। अच्छा मुद्दे आशुतोष, और ये मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं मलूक जी। पत्रकार बिक गए, ऐसा शब्द अच्छा नहीं है। नहीं, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं। अगर जिसको सुनने में दिक्कत पैदा हो रही है, जिसको तकलीफ हो रही है, वो दोबारा सुन ले। आज हमारे बीच के बहुत सारे पत्रकार बिके हुए हैं, बिक गए हैं। आशु, लेकिन आपका एक और रिएक्शन भी बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें आपने कहा था कि YouTube पर भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए सरकार की आलोचना करते हैं सुबह से शाम तक। बिल्कुल मैंने कहा था। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बीच का रास्ता छोड़कर और जो सच बात है उसको ना बोले। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। ठीक है आशुतोष, सुन लीजिए इस बात को, मैं दोबारा कह देता हूं। हाँ। ये जरूरी बात है क्योंकि इसका बतंगड़ बनाने की कोशिश की जाएगी। हाँ। अगर इधर गोदी मीडिया है तो उधर भी गोदी मीडिया है। यह पत्रकारिता बिल्कुल नहीं है कि आप सुबह उठे और आप देश के प्रधानमंत्री की तीखी आलोचना करें सोच समझ के। और यह भी पत्रकारिता नहीं कि आप सुबह उठे और सरकार का चरण चुम्बन करें और सरकार और विपक्ष को लगातार गाली। दोनों पत्रकारिता नहीं। बहुत बढ़िया। अब आशुतोष, राहुल गांधी के भाषण पर आपका एक रिएक्शन मैं चाह रहा हूं। आपको कैसा लगा भाषण, और कंटेंट भी, और उसका जो टोन टेनर था, जोश था वो? देखिए, राहुल गांधी एक बहुत लंबी योजना के तहत वो इस वक्त बोल रहे हैं। वो लंबी योजना क्या है? लंबी योजना क्या है कि भारत में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उस प्लेटफॉर्म को अब कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़े होना चाहती। जो कांग्रेस पार्टी ने मंडल कमीशन के समय गलती की थी कि तब वो मंडल कमीशन पे स्टैंड नहीं ले पाई, आज उसको लगता है कि अगर उसको कांग्रेस पार्टी को अपने सामाजिक आधार को बड़ा करना है और सामाजिक आधार को ठीक करना है और बीजेपी का मुकाबला करना है, तो उसको पिछड़ों की, दलितों की राजनीति करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की वजह से नहीं हारी, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की वजह से नहीं हारी। इन दोनों जगहों पे भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की वजह से हारी है। वो जो दलितों की वजह से हारी है, पिछड़ों की वजह से हारी है, क्योंकि उनके मन में यह बैठ गया कि अगर जो संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया था और जिसकी वजह से उनको बराबरी का हक मिला, जिनकी वजह से उनको जीने की डिग्निटी मिली, वो अगर बदल दिया जाएगा तो एक बार फिर उनको हजारों साल की गुलामी में लाके पटका जाएगा। ये वो हिंदू है जो खड़ा हुआ है, और इसी हिंदू को अपने साथ लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी कर रहे हैं। जब वो सवाल पूछते हैं कि इस तस्वीर में बताइए कौन ओबीसी है, तो वो अपने सामाजिक आधार को एड्रेस कर, और भारतीय जनता पार्टी को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थिति पैदा हुई है, कल पूरे देश में स्थिति पैदा होगी। ठीक है, तो ये बहुत गहरी बातें हो रही हैं इस वक्त। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी इसी उहापोह में है कि योगी आदित्यनाथ के साथ रहे या केशव प्रसाद मौर्य के साथ रहे। अगर योगी आदित्यनाथ के साथ रहते हैं तो उग्र हिंदुत्व की तरफ जाते हैं, अगर आप केशव प्रसाद मौर्य के साथ जाते हैं तो सामाजिक न्याय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और यह उहापोह भारतीय जनता पार्टी अगर उससे नहीं निकल पाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर तो कम से कम मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, अब सुनील